हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, इग्नू बीएड 2018 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसकी जो आंसर की सीरीज़ है, उसका ये चौथा वीडियो है। पहले के अगर 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख सकते हैं, जहाँ पर आपको हिंदी, बौद्ध, तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन और शैक्षिक और सामान्य चेतना के वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम शिक्षण, अधिगम एवं विद्यालय का जो खंड 4 हैं, पार्ट अ का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं वो बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैं। तो आप जो इग्नू की ऑफिशियल आंसर की जारी होगी उसको ही अंतिम और सर्वमान्य मानेंगे, ये मेरा निवेदन है। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा खंड 4 का शिक्षण, अधिगम और विद्यालय का पहला प्रश्न है, संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। संरचनात्मक आकलन जो है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, हमारी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है, उसके अंदर हम यह देखते हैं कि क्या कमियां रह गई हैं और इसको और बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके अंदर हमें बच्चों की जो कमजोरियां हैं, जो प्लस पॉइंट हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं और हमें किस किस जगह पर और ज़्यादा काम करना है वो हमें पता चलता है। तो यहाँ पर अगर हम इन 3-4 बिंदुओं को देखेंगे तो वहाँ पर 3 नंबर वाला है विद्यार्थी की अधिगम निष्पत्ति को गति प्रदान करना। ये वाला इसका सही उत्तर आएगा। 57 में शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षण कौशलों के अर्जन में सहायक, विद्यालय संगठन की विधियों को समझना, विषय वस्तु के ज्ञान में उन्नयन। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें शिक्षक प्रशिक्षण से प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ही आएगा। अभिनय किसके शिक्षण के लिए प्रभावी होगा? देखिए, अभिनय जो है भाषा में काम आता है, इतिहास में भी काम आता है, विज्ञान में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कह रहा है कि यहाँ पे उपयुक्त सभी आएगा। आपको अगर कुछ और लगता है और वो क्यों, तो आप उसका आंसर जरूर से कमेंट करना ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी पता चल जाए। यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये बता रहा है कि 58 में 4 आएगा। शिक्षण में सर्वाधिक संतुष्टि कारक होता है। शिक्षण में सर्वाधिक संतुष्टि कारक अध्येताओं के सर्वांगीण विकास में योगदान का भाव, मतलब जो लर्नर है, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें हमारा योगदान है। ये भाव जब आता है तो ही हमें संतुष्टि मिलती है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इस बात से आप सहमत हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सही तथा गलत, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, सही या गलत, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। 62वां प्रश्न है, किसे बच्चे का प्रथम शिक्षक माना जाता है? तो यहाँ पर बहुत ही आसान जवाब है, माता। एक शिक्षक जो अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है, उसे क्या करना चाहिए? त्यागपत्र देना चाहिए? नहीं, ये तो सॉल्यूशन नहीं है। अपने अध्येताओं की कमी ढूंढनी चाहिए? नहीं, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। बोलकर लिखवाना शुरू करना चाहिए? ये भी सही नहीं है। इसमें 4 नंबर आएगा। अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन कर उसमें सुधार करना चाहिए। श्यामपट्ट को किस श्रेणी की सहायक सामग्री में रखा जा सकता है? मेरे हिसाब से ये है दृश्य सामग्री, क्योंकि श्यामपट्ट पर जो हम लिखते हैं वो बच्चे देखते हैं, तो ये दृश्य सामग्री आएगी। 10+2+3 किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का प्रतिवेदन था? तो ये कोठारी आयोग द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था 10+2+3 का। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को बच्चों को वह करने देना चाहिए जो वे करने देना चाहते हैं। जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि वो जो करना चाहे हम करने दें। बच्चों से सख्ती से पेश आना चाहिए? जी नहीं, ये भी नहीं करना है। बच्चों को रुचिपूर्वक क्रियाकलापों में शामिल करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए, तो ये एक अनुशासन मेंटेन करने का अच्छा तरीका हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जो
स्कूलों में होती है या कहीं और होती है जहाँ पे फिक्स टाइमिंग होता है, फिक्स शेड्यूल होता है, सारी चीज़ें सेटिंग होती है। अनौपचारिक शिक्षा कुछ भी तय नहीं होता, मतलब ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व का संभाव। 69 निम्नलिखित में से क्या तकनीक का मुख्य सॉफ्टवेयर आयाम है? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, आप ये जानते ही हैं। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध हैं। संप्रेषण मतलब आप किसी को कोई बात बोल रहे हैं और उस तक वो बात नहीं पहुंची, तो इसमें मनोवैज्ञानिक अवरोध क्या है? शोर, शोर मनोवैज्ञानिक नहीं है। अस्पष्ट शब्द, वो भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। गलत आग्रहण और पूर्व ज्ञान, इन दोनों में से एक उत्तर हो सकता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो उत्तर लिखा है वो पूर्व ज्ञान लिखा है, लेकिन गलत आग्रहण भी हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, संप्रेषण में आप किससे बात कर रहे हैं और उसका ध्यान कहीं और है, वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, इसको बोलते हैं संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध। अब मनोवैज्ञानिक अवरोध, गलत आग्रहण, वो सामने वाला गलत बात समझ रहा है, या पूर्व ज्ञान, या उसको वो उस चीज का पूर्व का ज्ञान नहीं है, उस चीज से जुड़ा हुआ, इसलिए वो बात को नहीं समझ पा रहा है। तो इस दोनों में से एक, मैंने 4 नंबर का टिक किया है। आपके अनुसार क्या हो सकता है, आप जरूर से कमेंट करना। कैब का पूर्ण रूप है, कैब का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से क्या एक पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? एक क्विज, प्रश्न मंच का आयोजन, ये को करिकुलम एक्टिविटी है। विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये भी को करिकुलम एक्टिविटी है। विद्यालय पुस्तकालय में जनरल पढ़ना, ये भी को करिकुलम है। अभिनय प्रतियोगिता हेतु बच्चों को नामित करना, ये भी को करिकुलम है। तो इसमें क्या नहीं है? तो इसमें से तो एक भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 0 पर गोला लगाना था। वहां पे दिया गया था 1 2 3 4, अगर चारों में से उत्तर नहीं है तो आप 0 पे गोला लगाइए। तो मुझे ऐसा लगता है इस प्रश्न में 0 पर ही गोला लगेगा। 73 मूल्यांकन निर्धारित करता है। दोस्तों मूल्यांकन ये निर्धारित करता है कि आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं। तो 1 नंबर इसमें सही होगा। शिक्षा में कार्यानुभव का अर्थ है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा 74 में। 75 यदि एक बच्चा कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अंतःक्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम में भागीदारी बनाना चाहिए, 4 नंबर आएगा। शिक्षण में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी संभव है व्याख्यान विधि से, पाठ्यपुस्तक से, परिचर्चा से, या श्रव्य दृश्य सामग्री। अब इसमें दोस्तों मुझे डिस्कशन, जो परिचर्चा है वो लग रहा है, और श्रव्य दृश्य सामग्री वो भी लग रहा है। देखो परिचर्चा, डिस्कशन जब होता है तो बच्चे एक्टिव रहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि अधिक से अधिक उसमें वो चर्चा में हिस्सा रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, तो उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। श्रव्य दृश्य सामग्री में एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है उनका, मतलब जुड़ाव रहता है। तो यहाँ पर अगर हम भागीदारी की बात करें तो यहाँ पर 3 नंबर आएगा परिचर्चा विधि में। लेकिन फिर भी आपकी राय में जानना चाहूंगा कि 3 या 4 में से क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जो मेरी सोच है वो कुछ अलग है और आप लोगों की सोच हो सकता है अलग डायरेक्शन में जा रही हो। तो यहाँ पर इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का मानक नहीं होता है, ये सारे मानक होते हैं। अध्येता, मित्रवत होना, विषय वस्तु का तर्कपूर्ण क्रम, अंतःक्रियात्मक, 1 2 और 4 चीजें तो होनी चाहिए, पर तीसरा उच्चतम मूल्य। जरूरी नहीं है कि वो बहुत महंगी हो, अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए जरूरी नहीं होता। तो इसमें यहाँ पे 3 नंबर आएगा। कक्षा में मंद अध्येताओं को प्रोत्साहित करे, अनदेखा करे, आसान कार्य दे, लक्षणानुरूप उपचार करे। तो यहाँ पे प्रोत्साहित करे, अनदेखा करे, आसान करे, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है लक्षणानुरूप उपचार करे, इसको इंग्लिश में लिखा गया है। इसके सामने जो इंग्लिश का पेपर था, ट्रीटेड सिंपैथेटिकली, मतलब सहानुभूति पूर्वक उनके साथ व्यवहार करें। तो मुझे ये वाला उत्तर बहुत ही अप्रोप्रिएट लग रहा है। हिंदी में अगर पढ़ रहा हूँ लक्षणानुरूप उपचार करें तो मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, लेकिन जब इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ ट्रीटेड सिंपैथेटिकली, तो ये जो है सहानुभूतिपूर्वक उनके साथ व्यवहार करें, तो ये मुझे थोड़ा बहुत ही फिट लग रहा है। सबसे खराब कक्ष प्रबंधन की रीति है। अनुशासनात्मक तो खराब नहीं हो सकती, सहयोगात्मक भी खराब नहीं हो सकती, भागीदारी पूर्ण भी खराब नहीं हो सकती। ये प्रजातांत्रिक वाला, एक्चुअली दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारा सर्च किया लेकिन मुझे कुछ इसका उत्तर समझ में आया नहीं, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ भी राय देने वाला नहीं हूँ।
आप लोग इसमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में, तो आपका कमेंट मैं पिन कर लूंगा अगर आपने सही उत्तर दिया तो। क्रमबद्ध ढंग से ज्ञानार्जन की श्रेष्ठतम स्रोत है, अगर क्रमबद्ध ढंग से ज्ञानार्जन करना है तो वो स्व अनुभव से ही होता है, क्योंकि आपके जो स्व अनुभव हैं वो बिल्कुल क्रमबद्ध आते हैं, एक के बाद, उसमें कोई भी क्रम टूट नहीं सकता, अनुभव एक के बाद एक के बाद एक के बाद बिल्कुल क्रम से आते हैं। स्व अनुभव इज द बेस्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो आंसर की का पार्ट 4 शिक्षण अधिक्रम विद्यालय यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको नहीं दिए हैं, आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, आप जरूर से उसको कमेंट करें और मेरा ये जो प्रयास है उसको आपको अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट बी का जो पेपर है उसमें हम सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न भी देखने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।